अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ महरूख शहरियार। नाजरीन, आग तो बुझ चुकी है, लेकिन इसका जो जख्म है वो ज़िंदगी भर ताज़ा रहेगा। गुल प्लाजा में लगने वाली हौलनाक आग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश हो गया है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में जाम बहक अफराद की तादाद 20 से तजावुज़ कर चुकी है। पुलिस हुकाम ने 13 लाशों की तस्दीक कर दी है। 85 अफराद अब भी लापता। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इमारत के अंदर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश हो गया, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद गुल प्लाजा पहुँचे, जहाँ उन्होंने SSP सिटी और दीगर हुकाम से मुलाकात की और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। SSP सिटी आरिफ असीस ने जाँ बहक अफराद और जख्मियों की तादाद बताते हुए वाक़े की मुमकिन वजह शॉर्ट सर्किट को करार दिया। साथ ही भी बताया कि हुजूम की मौजूदगी से रेस्क्यू वर्क मुतासर हुआ। यही हुआ था कि शॉर्ट सर्किट से हुई है। वजूहात जो हमने इनके अपने कारोबारी या जो और एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो हम आपस में वैसे डिस्कस कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल्स है, जो आर्टिफिशियल प्लांट और आर्टिफिशियल फ्लावर्स जिस पे आग लगी है, वो कहते हैं वो इटसेल्फ एक समझ लें कि एक मावा है पूरा जो है ना। वो हैवी मशीनरी पहुंचने पर छत और पार्किंग एरिया से 32 गाड़ियों को भी निकाल लिया गया। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के सबब 7 वाली इमारत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। पिलर्स टेढ़े होने पर इमारत को खाली करा लिया गया था। गुल प्लाजा में आग लगने से मुतालिक तहकीकाती कमेटी का इजलास आज तलब किया गया, जिसमें वाक़े से मुतालिक जमा किए गए डाटा का तफसीली जायजा लिया जाएगा। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर हो रहा है, कितनी डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और इस वक्त जो रेस्क्यू का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो इमारत में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ देखा है, इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, आप मुसलसल वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस वक्त बताइए हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या बता रहे हैं मीडिया नुमाइंदगान को, जो वुरसा बाहर मौजूद है, जो लवाहिकीन हैं, उनको क्या बताया जा रहा है, कब तक ये अमल मुकम्मल किया जाएगा और क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, लेकिन सानिया गुल प्लाजा को 65 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और अगर हम झाबाक होने अफराद की बात करें तो 27 अफराद जो इस वाक़े में झाबाक हो चुके हैं, जिसकी तस्दीक एडिशनल पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद की जानिब से की गई है। और उनकी जानिब से बताया गया है कि 20 अफराद के सैंपल ले लिए गए हैं। सुबह जो एक इंसानी बाक़ियात मलबे से मिली थी, जिसको जो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि शिनाख्त किस तरह की गई है पुलिस हुकाम से हमारी तो पुलिस हुकाम बता रहे हैं। और CPLC का जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जो आमिर हुसैन, उनकी जानिब से बताया गया कि लॉकेट के ज़रिए, गले पहने में लॉकेट के ज़रिए खातून की शिनाख्त की गई है, जिनकी शिनाख्त मिसबा के नाम से हुई है। मिसबा के खाना जो है वो भी सिविल अस्पताल पहुँचे हैं और उन DNA टेस्ट लिए गए। DNA टेस्ट के बाद जो है वो लाश वाले की जाएगी। अगर अब रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तो किया जा, लेकिन साथ ही साथ जो इसकी खिड़कियां थी उनकी ग्रिल तोड़ दी गई हैं और रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल हो चुके हैं। कैमरामैन साजिद कमाल से गुजारिश करूंगा कि वो ये आपको जूम करके मनाजिर दिखाए कि सामने जहां एक्सीवेटर काम कर रहे हैं वहाँ खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर लाशें मौजूद हो सकती हैं। इम्कान है कि इस जगह पर लाशें मौजूद हो सकती हैं। यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर 2 एक्सीवेटर काम कर रहे थे, मज़ीद एक और एक्सीवेटर तलब किया गया। इस वक्त 4 एक्सीवेटर की मदद से मलबे को हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो शाम 5 बजे तक यहाँ से भी एक रास्ता बना दिया जाएगा और रेस्क्यू एहलकारों को अंदर दाखिले की रसाई जो है वो दे दी जाएगी। ऐसे ही जो MH रोड वाली साइड है, वहाँ पर भी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, ग्रिल्स तोड़ दी गई हैं, वहाँ से भी फायर फाइटर्स अंदर दाखिल हो गए हैं। मजमूई तौर पर इस वक्त 10 से ज़्यादा फाइटर्स जो है वो अंदर मौजूद हैं और वो सर्चिंग कर रहे हैं। डिटेक्टर की मदद से भी जो है वो सर्च किया जा रहा है। इस वक्त तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो उनके जो एहलकार हैं वो अंदर पहुँचे हैं और जो बॉडीज़ वहाँ से इंसानी बाक़ियात निकलनी है वो भी वहाँ से जो है वो प्लास्टिक शॉवर के अंदर उसको तहवील में लेने के बाद साल उनको मुंतकिल किया जा रहा है। अगर हम लापता अफराद करें, मिसिंग पर्सनस की अगर हम बात करें तो 80 से ज़ायद जो मिसिंग पर्सन के लिस्ट में भी जो इंदराज हो चुका है। इस वक्त जो यहाँ पर DC ऑफिस के अंदर सिंध हुकूमत की जानिब से हेल्प डेस्क कायम किया गया है। वर्षा यहाँ पर आ रहे हैं, अपने प्यारों को शिनाख्त कर रहे हैं। 80 से ज़ायद इसकी जो तादाद है वो भी तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लाशें और इंसानी बाक़ियात का निकलने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। जी ठीक है काशान, हमें अपडेट करें। इस हवाले से आपसे मज़ीद भी जानते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका काशान।
गुल प्लाजा की आग ने ऐवानों में भी आग भड़का दी है। फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कराची सिंध को 98 और मुल्क को 75% रेवेन्यू देता है, लेकिन हुकूमत वकी तरजीहात कहाँ पर हैं। एहतजाज करते हुए एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, बोले कि कराची हर तरह के लोगों का मरकज़ और आमाजगाह है। गुल प्लाजा आतिज़दगी को कौमी सानिया डिक्लेयर करना चाहिए था। K4 मंसूबे में 14 साल तक सिंध के वडेरों की वजह से ताख़ीर हुए। सिंध के सूबाई खजाने में 78 सालों से 90 से 95% जो है वो दे रहा है। कराची पाकिस्तान के कौमी खजाने में 60 से 65% का रेवेन्यू हासिल और टैक्सेस दे रहा है। तो ये कराची वालों का हक है कि वो हुकूमत सिंध से भी और वफाकी हुकूमत से भी ये सवाल करें कि कराची आपकी तरजीहात में कहाँ पर है। पाकिस्तान का कोई शहर भी कौमी शहर नहीं है माँ सिवाय कराची के, क्योंकि कराची अपनी हैयत, अपनी नौयत, मुख्तलिफुल इलाका जात के लोगों की आमाजगाह और मरकज़ है। वहाँ पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी रहता है। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। K4 14 साल तक सिंध के वडेरों और जागीरदारों की तहवील में रहा। उधर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया गया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने के बजाय ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कराची में आतिज़दगी वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए कम है। शहर कायद में हर दूसरे रोज़ डंपर किसी न किसी की जान ले लेता है। उन्होंने जोर दिया कि बल्दियाती इंतखाबात का तयशुदा दुरुस्त निज़ाम बनाना होगा। तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, मोहल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। ये जो वाक़या हुआ है कराची में आतिशदगी का, इसमें जितना भी मंजिलें बनवाई, रास्ते छोटे करा दिए। कराची के दीगर मसाइल की जिम्मेदारी जमात इस्लामी और MKM पर डाल दी। कहा कि इन दोनों जमातों के 35 साल तक मेयर रहे। गुल प्लाजा में लगने वाली आग बल्दिया फैक्ट्री से बहुत छोटी है। 35 साल इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। मुझे ये बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? जिक्र ही कोई नहीं। ये भूल गए थे या जानबूझ के जिक्र करना नहीं चाह रहे थे। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गार्ड, उसका नाम था शुएब गोगा, वो टीवी पर भी आकर इंटरव्यू दे चुका है। ये एक मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए। एक दुकान को 2 में तकसीम किया, छोटी छोटी दुकानें बनाई, चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे। सब कुछ किसी और के हवाले था। 100 आदमी रोजाना इशारे पे कत्ल हो जाता था। शाम को पूछा जाता था स्कोर कितना हुआ है। पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन इलाके में आग लगी। फायर ब्रिगेड को 45 मिनट लगे। गाड़ियां पहुंची तो पानी ख़त्म हो गया, लोग जलते रहे, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचा। MKM के रुकन अमीनुल हक की जानिब से असेंबली में खिताब किया गया। कहा गया कि अगर मैं कहूं कि जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत या मेट्रोपॉलिटन की बनती है तो फिर क्या किया जाएगा? 18वीं तरमीम के मुताबिक नहीं कर सकते। कराची सिंध का 98% और पाकिस्तान का 65% रेवेन्यू देता है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर 2.5 घंटे पर प्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन गुल प्लाजा का जवाब कौन देगा? गुल प्लाजा किसी गली कोने में वाक़या था नहीं, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जगह MA जिन्ना रोड पे वाक़या था। अफसोसनाक बात क्या है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहां पर पहुंचता है। मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि 40-45 मिनट कैसे लगा। आग बुझाना शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ ही देर के बाद पानी खत्म हो जाता है। अफसोसनाक बात, लोग जलते रहे,
पूरी रात गुजरती रही, कोई नहीं आया। मैं अगर ये बात कहूं कि सूबाई हुकूमत की बनती थी या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की बनती थी, तो इस पे सवाल उठाया जाता है कि आप 18वीं तरमीम के तौर पे आप ये बात नहीं कर सकते। कराची सिंध को 98% कमा कर देता है, यस, वफाक को 65% कमा कर देता है। क्या कराची के लोगों का हक नहीं बनता कि उनको सहूलत दी जाए? इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी जाती है, 2.5 घंटे तक हम टीवी पे देखते हैं, सब अच्छा का नारा लगाया जाता है, लेकिन जो गोल प्लाजा पे हुआ इसका जवाब कौन देगा? न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद जान से चले गए थे। लाहौर में हफीज सेंटर में 3 मरतबा आग लगी, लेकिन इस पर कोई सियासत नहीं की गई। ये आग है, ऐसा हादसा हो जाता है। पीपल्स पार्टी के रुकन शैला रजा का कौमी असम्बली में खिताब कहा कि फायर ब्रिगेड ट्रैफिक की वजह से ताख़ीर का शिकार हुए। सवाल उठाए कि गुल प्लाजा के 24 दाखिली खारजी रास्ते क्यों बंद थे। तस्लीम करते हैं कि बल्दियाती निज़ाम मौजूद होना चाहिए। है कि केमिकल के बाद भी, पानी के बाद भी ये आग जैसे ही कूलिंग प्रोसेस होता है फिर भड़कती है। एक व्हीकल फ्रॉम ईच सेंट्रल फायर स्टेशन से और सदर फायर स्टेशन से जो है वो इमीडिएटली जो है डिस्पैच किया गया कि सिचुएशन अटेंड करें। वहाँ पे जो ट्रैफिक थी उसकी वजह से जो है वो उनको बड़ा मसला हो रहा था। हेमेजिना रोड पे 26 में से 24 एग्जिट और एंट्री पॉइंट बंद थे और रात हो चुकी थी। सूबा सिंध के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर जब बात कर रहे हो, पाकिस्तान की जब बात कर रहे हो तो सूबा सिंध में ना करें। हमारे पास सिस्टम है, रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, हम करते रहेंगे रिफॉर्म्स। बिल्कुल हमें अपने मजीद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को सही करना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ है। मीटिंग में सपोर्ट करता हुआ रहा हूँ कि जी हमेशा हम ईवी गाड़ी की तरफ जाएं कि ताकि हमारा जो ईंधन का जो खर्चा है, सर प्रैक्टिकली जब असेंबली में सब आते हैं ना बैठकर, ये सिर्फ यहाँ पे मतलब ठीक है संजीदगी जब बात हो अच्छी बात है, मैं कहता हूँ इस पर आप कभी 2-4 घंटे की बहस करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहले ये असेस करें कि हम लोग पेट्रोल की मद में हुकूमतें साल में कितना खर्चा करती हैं, पेट्रोल और डीजल की मद में सरकारी जो होता है हमारा वो कितना खर्चा होता है, फिर हम ज़रा सरकारी दफ्तरों में जनरेटर भी होते हैं उस पर कितना खर्चा होता है, तो पहले इसकी कैलकुलेशन हो। और कामयाब कौमें वो होती हैं वो जो ऐसी प्रैक्टिकल पॉलिसियाँ बनाएं जिससे आप अखराजात की कमी कर सकें। हम तो चाहेंगे कि सिंध हुकूमत जा रही है, सिंध हुकूमत ने हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपको सोलराइज की हुई हैं, सिंध हुकूमत ने स्कूल्स को सोलराइज करना शुरू कर दिया है, सरकारी इमारतें सोलराइज हो रही हैं, तो वो भी एक तरीके से कि हम वो एक तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और उसी में ही हम जो है वो ईवी बसेस की तरफ भी जा चुके हैं। और बाकी ईवी जो आप कह रहे हैं कि जी गाड़ियाँ भी ईवी की जाए, तो पर्सनली ये मेरा अपने ज़ाती मौक़िफ़ भी है और अभी माशाल्लाह बाकी लोग भी कह रहे हैं, अच्छी बात है कि मैं पर्सनली कहूँगा कि मुझे इस रेजोल्यूशन में एज सच एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ कि मुझे कोई इसमें इतनी बड़ी कोई कपात नज़र नहीं आती। बाकी लॉ मिनिस्टर साहब अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं इस पर तो अलग बात है। मुझे पर्सनली इनकी जितनी बातें वो पॉजिटिव बातें, संजीदगी वाली बातें, लेकिन उन्होंने जैसे कह दिया कि अमाउंट दे दिया कि जी 5,000 नंबर दे दिया कि बसें बड़ी महंगी बसें, 5,000 बसें नहीं आ सकती। तो मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, आपका जो है वो सोच अच्छी है, सोच मस्बत है। 5,000 बसें डायरेक्ट ईवी लाने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि ये एक तो टेक्नोलॉजी भी बहुत महंगी है और इसके अखराजात भी ज़्यादा हैं। और फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि जहाँ ईवी लगानी है तो वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो इस तरह होना चाहिए जिसको आप उसको चार्ज कैसे करेंगे। और फिर बैटरी की लाइफ आने, और आजकल बैटरियाँ सस्ती भी होना शुरू हो गई हैं। बैटरी अब 12-12 साल की भी गारंटी मिल रही है, पहले 8 साल की बैटरी गारंटी मिलती। तो ये पूरा एक लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं आपके सोच को सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से स्टेटमेंट मिनिस्टर साहब ने दे दिया, वो रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। बोला कि जो इन्होंने 5,000 नंबर लिखा है ना, इसको अमेंड कर ले, बाकी इसको हम पास कर वो आपका स्टेटमेंट आ गया ना, आपने उसमें कह दिया कि आप उस नंबर को सपोर्ट नहीं कर रहे, जितना पॉसिबल होगा। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं सर। इसमें मैं बात कर ईवी की उसमें मतलब हम, और हमारी रिक्वायरमेंट भी आपको पता है, जायका का आप भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जायका ने आज से 10 साल पहले कहा था कि हमें 15,000 बसेस की जरूरत है। तो नंबर्स की पे अभी हम इसको बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हम आपको इन प्रिंसिपली वी एग्री विद यू दिस आइडिया। अमेंड सर, इसमें यकीनन इनकी बात ठीक है, मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब भी दे दिया है।
और यकीनन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही इसके बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसमें सर देखना ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक बसेस किस हद तक ज़रूरी हैं, इसको डिबेटेबल ये इशू है। और इसमें हमारे पास जो यहाँ पर वर्ल्ड में ये इशू चल रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेस के लिए वहाँ पर जो उसकी एक्सपेंसेस हैं वो डिबेटेबल हैं कि उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसको फिर दोबारा उसकी जो अपना फ्यूचर में ज़रूरतें हैं या उसमें बैटरी चेंजेस हैं या उनके स्टेशंस हैं, उन पर कितना खर्चा हो रहा है, वो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत होगी। और ये राइट अवे इसको एक्सेप्ट कर लेना भी मैं समझूंगा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट लेवल पर। मिनिस्टर साहब इसका कोई प्रॉपर एक बना लें प्रोपोजिशन, ताकि इसको फिर हम डिबेट करें अपने लेवल पर और फिर इसको तो मिनिस्टर साहब मैंने इसलिए आपसे पहले पूछा कि आप इसको सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे। तो मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी, सीनियर मिनिस्टर हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता, उन्होंने स्टेटमेंट दी। अच्छा, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, सिर्फ एक नंबर्स का इशू है जिस पे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसको अमेंड कर लें। अब आप इसको कह रहे हैं, जिस तरह आपने बात की तो आप इसको कह रहे हैं कि फिलहाल इसमें मिनिस्टर साहब इज़ द बेस्ट पर्सन, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्टर बताएं, तो मेरा मकसद ये है कि मैं इस पर ये कहूँगा कि दिस इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन। ओके, तो इस पर आप हमें गवर्नमेंट लेवल पर यकीनन डिबेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कैबिनेट में डिबेट होगी इस पर, और यकीनन इन चीज़ों पर देखें अपना हमारे पास हो सकता है कि कोई कैबिनेट कमेटी बन जाए इस पर, ताकि इसको देखने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं, उस पर यकीनन अब ये यहाँ पर ऑपरेट होंगी। कोई इस पे देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे 5000 बसें मैं सिर्फ सिंपल एक मिनट सजाद साहब इस तरह ना बोले, क्रॉस टॉक ना करें। देखिए मैं आपसे सिर्फ सिंपल कह रहा हूँ, आर यू गोइंग टू अपोज इट और सपोर्ट इट? क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर डे है, तो रेजोल्यूशन को आपने या अपोज करना है या सपोर्ट करना है। या तो उन्हें आप रिक्वेस्ट करें, प्रेस ना करें, या तो इसको ये अमेंड करें इस कंडीशन में कि 5000 इलेक्ट्रिक बसेस ये लेकर आए, उस सपोर्ट नहीं होगी। तो वो तो मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आ गया ना, वो तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इट इज डिबेटेबल। अच्छा देखिए सजाद साहब, एक मिनट, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर आपको मैं बिल्कुल टाइम दूंगा, आप बैठें प्लीज बैठें, लेट देम डिसाइड। जी मिनिस्टर साहब, मैं इसको सर एज ए पार्लियामानी मिनिस्टर अपोज करूंगा। आप अपोज कर रहे हैं? इस कंडीशन में जिस तरह इन्होंने ये रेजोल्यूशन लाए हैं, इसको या तो मॉडिफाई करें जी, इसको प्रॉपर करके लेकर आएं, ताकि जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने इसको सपोर्ट करें, उस मॉडिफिकेशन। अगर हम मिनिस्टर देखें, आप मिनिस्टर साहब ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी, आपकी स्टेटमेंट आ गई, तो अगर मैं ऑनरेबल मेंबर साहब को आप ये रिक्वेस्ट करें कि वो नेक्स्ट प्राइवेट मेंबर डे पे इसको अमेंड करके रेजोल्यूशन ले आए, प्रॉपर रेजोल्यूशन लें। अगर मेंबर साहब वो राजी हो जाएं, सर ये लिखते हैं कराची, हैदराबाद और सक्खर की इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तादाद 2026 के आखिर तक 5000 बसों तक बढ़ाई जाए। सिंध असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।